स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। हम लोग बिहार दरोगा के पूछे हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का 2018 का क्वेश्चन है, जो द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था। तो चलेंगे देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो यह बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर आपका कहाँ पे पड़ता है, तो यह कहाँ पे पड़ता है, आपका पटना में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पटना में। तो बिहार में कांग्रेस का आपका पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग सभी अधिवेशन को बिहार में जो जो हुआ है। 27वां, तो 27वां अधिवेशन की बात करें, 27वां अधिवेशन कब हुआ था, 1912 में। 27वां अधिवेशन का 1912 में, जिस कहाँ पे हुआ था आपका यह बांकीपुर में। 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। जिनकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, आर एन माधुलेकर ने। जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, आर एन माधुलेकर ने। तो क्या देखिए कि आपका बांकीपुर जो पटना में अधिवेशन हुआ था, वो क्या नंबर का अधिवेशन था, तो 22वां अधिवेशन था। जो कब हुआ था, 1912 में। किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, आर एन माधुलेकर के द्वारा। उसके बाद दूसरा देखेंगे, तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था आपका, 37वां 37 37वां अधिवेशन। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। 27वां अधिवेशन 1922 में यह कहाँ पे हुआ था, तो यह गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। किन्होंने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। तो जो 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। वहीं देखेंगे एक और अधिवेशन हुआ था, तीसरा देखेंगे, तो यह कौन था आपका, 34वां 54वां अधिवेशन होगा। कौन सा हो जाएगा, 54वां 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन यह कब हुआ था आपका, 1940 में। 54वां अधिवेशन 1940 में यह हुआ था रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो यह आपका झारखंड में। उस समय यह बिहार में था, लेकिन उसके बाद यह अलग हो गया। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद। किनके द्वारा किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। इस सारा अधिवेशन आपका कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। एक बार पुनः ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा था कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। वह क्या नंबर का अधिवेशन था, 27वां 27 अधिवेशन था। जो कब हुआ था, 1912 में बांकीपुर पटना में हुई थी। जिनकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, आर एन मधुलेकर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, आर एन मधुलेकर के द्वारा किया गया था। वहीं दूसरा देखिए 37वां अधिवेशन। 37वां अधिवेशन 1922 में कहां पे हुआ था, गया में। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। जिनकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। वहीं उस समय वर्तमान में झारखंड क्या था, शामिल था। तो आपका झारखंड का एक आता है, कौन हो जाएगा, 54वां अधिवेशन 1940 में। अगर झारखंड के अधिवेशन की बात किया जाए, तो झारखंड 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था, रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में। और 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यह कहाँ पे है, कोलकाता में। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1971 में। कब किया गया था, 1971 में। तो क्या देखें, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। जिसकी स्थापना कब किया गया था, 1971 में किया गया था। बेंगलुरु की बात करेंगे तो इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब किया गया था, यह 15 अगस्त 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 में। तो देखिए, भारतीय औद्योगिक
निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे रहा? कोलकाता में रहा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। वहीं बेंगलुरु में देखिए किसका मुख्यालय आता? इसरो का। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1857 से 59 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे आपका? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 से 59 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक थे कार्ल मार्क्स एवं कौन थे? एफ एंगलेंस। उसके बाद देखा जाए बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक देखेंगे तो कौन था आपका? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक के लेखक कौन हुए आपका? बिपिन चंद्र पाल। अगर बीडी सावरकर की बात करें तो बीडी सावरकर का कौन सा था आपका? फर्स्ट वार, फर्स्ट वार, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम था? इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किनका पुस्तक था? वीडी सावरकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वीडी सावरकर के पुस्तक का नाम क्या था, तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बिपिन चंद्रा का क्या हो गया? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा हो गया? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इसका पुस्तक आता है, जनरल कंपटीशन में भी पढ़ा जाता है। उसके बाद आरसी मजूमदार की बात किया जाए तो सुपियो, सुपियो म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। यह 1857 की क्रांति पर लिखा गया था। तो इसमें देखेंगे क्या, देखिए इसके पुस्तक का नाम क्या था आपका? सुपियोमिनिटी। क्या नाम रखेंगे? सुपियोमिनिटी। सुपियोमिनिटी किनका पुस्तक था? आरसी मजूमदार का। किनका पुस्तक था? आरसी मजूमदार। तो क्या क्या देखे? 1857 से 59 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन हुए? कार्ल मार्क्स एवं कौन थे? एफ एगलेंस थे। वहीं बिपिन चंद्र पाल के पुस्तक का नाम क्या था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। बीडी सावरकर के पुस्तक के नाम क्या हुआ आपका? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और आपका आरसी मजूमदार का क्या था? सीपीओ मिनिटी। क्या था? सीपीओ मिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो यह किससे था आपका? बिहार से। पाइका नृत्य की बात किया जाए तो पाइका नृत्य कहाँ से संबंधित है आपका? बिहार से। वहीं अगर राजस्थान से पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? घूमर। और कौन हो जाएगा? गैर। घूमर और गैर कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका राजस्थान का। पंजाब से भाखड़ा। कौन हो जाएगा आपका? भाखड़ा। और कौन हो जाएगा आपका? झूमर। भाखड़ा और झूमर कहाँ का हो गया आपका? पंजाब का है। अगर केरल की बात करेंगे, आपका केरल ऑप्शन में लिखा हुआ। केरल की बात करेंगे तो केरल का क्या? मोहिनी अट्टम। क्या आपका? मोहिनी अट्टम। तो क्या देखिए यहाँ पे कि पूछ रहा था कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। राजस्थान में कौन सा नृत्य आता है? तो घूमर और गैर। घूमर और गैर कहाँ का है? राजस्थान का है। पंजाब का क्या है आपका? भाखड़ा और झूमर है। वहीं केरल का आपका क्या है? मोहिनी अट्टम। केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? इंडिया, आपका इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका अबुल कलाम आजाद, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है लाला लाजपत राय। अबुल कलाम आजाद की बात किया जाए तो अब अबुल कलाम आजाद के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम।
इंडिया विज फ्रीडम, इंडिया विज फ्रीडम किनका था आपका? इंडिया विज फ्रीडम यह किनका था आपका? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के पुस्तक का नाम था इंडिया विज फ्रीडम था। सुभाष चंद्र पुस्तक की बात करेंगे तो इसका इंडियन स्ट्रगल है। क्या आपका? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किनका पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस का। इंडियन स्ट्रगल किनका पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस का है। लाला लाजपत की बात करेंगे, लाला लाजपत का क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? अनहैप्पी इंडिया। क्या है? अनहैप्पी इंडिया। सॉरी, कौन सी पुस्तक है इसका? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसका है ये आपका? तो लाला लाजपत का राय है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपका कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अबुल कलाम आजाद के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया विज फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम क्या? इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय के पुस्तक का नाम क्या? अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर 16 सितंबर की बात करेंगे तो विश्व विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका? या 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर 5 जून की बात करेंगे तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 11 जून की बात करेंगे तो विश्व खेल दिवस। 11 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस। क्या क्या देखिए क्वेश्चन में कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता? विश्व ओजोन दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 11 जून को क्या मनाया जाता? विश्व खेल दिवस। क्या मनाया जाता? विश्व खेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का बात किया जाए तो यह किसका अप्रूफ होता है? यह कार्बन का अप्रूफ होता है। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? अगर ग्रेफाइट पूछा जाए किसका अप्रूफ है तो यह कार्बन का अप्रूफ अप्रूफ है। उसके बाद ग्रेफाइट को ही क्या कहा जाता है? गरीबों का हीरा। गरीबों की हीरा किसको कहा जाता है? गरीबों की हीरा। गरीबों की हीरा किसको कहा जाता है? तो वह ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगर इसकी आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.24। कितना होता है? 2.24। तो ग्रेफाइट के अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.24। तो क्या क्या देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? क्या तो कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइट गरीबों के हीरा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? 2.24 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादित करता है? उड़ीसा राज्य करता है। कर्नाटक की बात करें तो यह किसके लिए जाना जाता है? कॉफी के लिए। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक राज्य में होती है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यह कोयला का भी हो जाएगा। कोयला एवं टीन। कोयला एवं टीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कोयला एवं टीन सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो कर्नाटक कॉफी के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ किस लिए जाना जाता है? कोयला और टीन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? संसद द्वारा पास किए हुए विधेयक तभी तक नियम कानून बन पाता जब उसे निम्नलिखित में से किससे पास किया हो? तो राष्ट्रपति के द्वारा पास होना अनिवार्य होती है। क्या देखिए क्वेश्चन में कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी तक नियम कानून का बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किससे पास किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है।
अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति को जो विधेयक पे संबंधी आपको अधिकार है, यह कितने प्रकार का अधिकार है? 3 प्रकार का अधिकार है। किसी भी विधेयक को लेकर राष्ट्रपति को 3 प्रकार का अधिकार प्राप्त है। पहला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला वह स्वीकृति दे सकता है। पहला क्या हुआ? स्वीकृति दे सकता है। दूसरा वह पुनः विचार के लिए, पुनः विचार की बात के लिए कर सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? वह वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। जैसे कि देखेंगे वीटो शक्ति का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो डाक संशोधन विधेयक किसके लिए किया गया था? डाक संशोधन विधेयक के लिए कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986। तो क्या क्या जाने इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी तक नियम कानून बन पाता जब उसे निम्नलिखित में से किससे पास किया हो? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद किसी भी विधेयक को लेकर, अगर धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो किसी भी अन्य विधेयक को लेकर राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। या तो वह स्वीकृति दे सकता, मतलब कानून में हस्ताक्षर करके विधेयक को पास कर सकता है। दूसरा, वह पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए भी उसको लौटा सकता है। वहीं तीसरा क्या है? वीटो शक्ति का भी अधिकार है, वीटो लगाकर उस विधेयक को रोक सकता है। वह वीटो, सबसे पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा कब किया? कौन सा विधेयक किया गया था? तो डाक संशोधन विधेयक पर। किस पे किया गया था? डाक संशोधन विधेयक पर कब किया गया था? 1986 पे। अब यहाँ पे बात आता है राज्यसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा का उल्लेख कौन सी आर्टिकल में किया गया है? तो राज्यसभा का उल्लेख आपको 80 में किया गया। किस में है? कौन सा अनुच्छेद में? 80 में किया गया, जिसको उच्च सदन या बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 63 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सी अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल में आता है आपका? अनुच्छेद 52 में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद का आता है? अनुच्छेद 52 का आता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जाना जाता है? तो कौन हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलान करने के लिए पूछा है। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। एक और आपका दिया हुआ है, सभी जगह का नाम दिया है, दूसरा उसके पूरा स्थल के नाम दिया गया है। सिंध की बात करेंगे तो सिंध कहां से हो जाएगा? कोट दीजिए। सिंध का क्या हो गया? पूरा स्थल कोट दीजिए। पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा? बालाकोट। पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा? बालाकोट। पश्चिमी बलूचिस्तान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरायकोला। क्या हो जाएगा? सरायकोला। और हरियाणा का क्या हो जाएगा? राखड़ीगढ़ी। हरियाणा कहाँ पे? राखड़ीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। तो कोट दीजिए कहाँ पे पड़ता है? सिंध में हो गया। बालाकोट कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी बलूचिस्तान कहाँ पे हो गया? सरायकोला में। और हरियाणा कहाँ का हो गया आपका? राखड़ीगढ़ी। कहाँ का हो गया? राखड़ीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से क्या पूछा है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो देखेंगे ऑप्शन कह रहा है पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना। नहीं जी। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा था कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाने से संबंधित रखता है। अगर बात किया जाए भारत में प्रथम वन कानून कब आया था? 1927 में। कब आया था? 1927। तो भारत में प्रथम वन कानून अधिनियम कब आया? 1927 में। तो भारत में प्रथम वन कानून कब आया? 1927 में आया। इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आएगा? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना हो गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना टोटल कितना आया था आपका? 12 गो। कितना पंचवर्षीय योजना आया था? 12 गो आया था। जिसमें कब से शुरुआत हुआ था? आपको 1951 से लेकर 2017 तक। 1951 से लेकर 2017। इसी में देखेंगे तो 5 गो आपका 12 गो 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना था, और आपको 7 गो जो था वह 1 वर्षीय योजना था।
7 कितना वर्ष के लिए था? 1 वर्ष के लिए था। यह कौन सा था? तो वह देखेंगे तो जो योजना अवकाश लगा था, योजना अवकाश की बात किया जाए तो 3 बार योजना अवकाश लगा है। पहला कब लगा था आपका? 1966 से 69। कब लगा था? 1966 से 69। दूसरा कब लगा था? 1978 से 80। और तीसरा कब लगा था? 1990 से 92। 1990 से 92। तो कितना आपको 3 को योजना अवकाश लगा था? 1966 से 69, 1978 से 80 और तीसरा आपको हो गया 1990 से 92। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो कौन हो जाएगा? अपना शिक्षण संस्थान बनाने से संबंधित जी, ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बात का मूल अधिकार नहीं है? तो अपने शिक्षण संस्थान बनाने से। पहला देखेंगे, दिया है कानून के समक्ष समानता। कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 14 में आता है। कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 14 में। तो भारत के कानून के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 14 हो गया। धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता की बात क्या हो गया? अनुच्छेद 25। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 25। किसी भी धर्म को मानने के लिए और उसकी प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, उसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 में। भाषण देने की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। किस में आपका? अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 की चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की मौलिक अधिकार आती है। कितने प्रकार का आता है? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार आता है, जिसमें आता है 19 का ए। 19 का ए में क्या है आपको? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। वहीं देखेंगे 19 का बी में क्या दिया है आपका? शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 की सी की बात करेंगे तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के डी में क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन आवागमन की स्वतंत्रता किसमें? आपका अनुच्छेद 19 के डी में। अनुच्छेद 19 ई की बात करेंगे तो इसमें क्या है आपको? आपको बसने की स्वतंत्रता। क्या दिया गया? बसने की स्वतंत्रता। 19 के जी में क्या है? तो जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जीविका चलाने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 के जी में। तो अनुच्छेद 19 का एक क्या हो गया? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का बी में क्या है? शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 का सी में। अनुच्छेद 19 के डी में क्या है? देश के, भारत के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 के डी में यह अधिकार दिया गया। अनुच्छेद ई में क्या कहा गया? बसने की स्वतंत्रता। किसी भी जगह जाकर आप बस सकते हैं। अनुच्छेद जी में क्या है? जीविकोपार्जन, मतलब आप कहीं भी जाकर व्यवसाय वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में पितरस का क्या कार्य होती है? तो इसका कार्य होती है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर। तो मानव शरीर में पितरस का क्या कार्य होती है? तो वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। अगर बात किया जाए पितरस के बारे में तो पितरस कहाँ से स्रावित होती है? तो यह आपका यकृत से स्रावित होती है। कहाँ से स्रावित होती है? यकृत से स्रावित होती है, जो आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वह यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। वहीं से क्या चीज स्रावित होती है? पितरस स्रावित होती है। अगर यकृत की बात किया जाए तो यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी। कितना होता है? 1.5 से 2 केजी। तो मानव शरीर के जो यकृत पाया जाता है, यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। यहीं से 2 हार्मोन का स्राव होती है। इसमें देखेंगे कौन कौन हार्मोन आता है आपका? तो एक आता है हीपेरिन। क्या आता है? हीपेरिन। दूसरा क्या आता है आपका? फाइब्रिनोजेन। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन। अब देखेंगे तो यकृत से 2 चीज का स्राव होती है,
हिपेरिन और फाइब्रिनोजन। किसका स्राव होती है? हिपेरिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? अगर शरीर के बाहर कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लड जो बाहर आता है उसको थक्का करने का काम कौन करता है? आपको फाइब्रिनोजन। तो थक्का करने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन। और हिपेरिन का काम क्या होता है कि मानव शरीर के अंदर, हिपेरिन का काम होता है मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। रक्त को जमने नहीं देता है जी। कौन नहीं जमने देता है? तो हिपेरिन। तो क्या क्या देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो गया? यकृत हो गया, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी। यहां से ही आपका पित्रस निकलता, और पित्रस कहां पे जाकर जमा होता? पित्ताशय में। पित्रस की बात किया जाए, पित्रस कहां पे जाकर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता। और पित्ताशय का आकार कैसा होता है? या तो नाशपाती के समान होता। कैसा होता? नाशपाती के समान होता। तो आपका पित्ताशय का आकार कैसा होता? नाशपाती के समान होता। अगर इसका पीएच मान पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 7.7। कितना होता है? 7.7। एक बार पुनः ध्यान देंगे, क्या क्या देखे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। यकृत से ही क्या निकलता? पित्रस निकलता। और पित्रस कहाँ जाकर शराबी आपका जमा होता? पित्ताशय में। और पित्ताशय किस आकार का होता है? नाशपाती के आकार का होता है। पित्ताशय में जो पित्रस जमा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। वहीं यकृत की बात करें तो यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत से ही हिपेरिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकलता है। हेपेरिन का काम क्या होता है? मानव के शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। वहीं फाइब्रिनोजन की बात करेंगे तो फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? रक्त के थक्का को बनाना। रक्त के थक्का को बनाने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। तो इसमें आपका गोरीचिन शिखर कहाँ पे पड़ता? अरुणाचल प्रदेश में। गोरीचिन शिखर कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ी आपका केरल में ना होकर कहाँ पे होता? आपका तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे पाया जाता? तमिलनाडु राज्य में। तो इसमें आंसर कौन हो गया? बी नंबर। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना था, तो गोरीचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश हो गया। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे पाया जाता? तमिलनाडु राज्य में। नंदा देवी कहाँ पे पाया जाता? उत्तराखंड राज्य में। और आपका खरदुल्ला दर्रा कहाँ का है? लद्दाख का। अगर बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ी का, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा है। डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। तो नीलगिरी पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? कवक और जीवाणु। एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है? तो कवक और जीवाणु। अपघटक की बात करेंगे तो अपघटक किसको कहा जाता है? अगर इसका परिभाषा को देखेंगे तो वे सूक्ष्म जीव, वह सूक्ष्म जीव जो मृत मृत पौधों एवं जानवरों के शरीरों का सरल पदार्थ में परिवर्तन करता है, उसी को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव का अगर अपघटक की परिभाषा आपसे पूछा जाए कि अपघटक कहाँ किसको जाता है, तो वे सूक्ष्म जीव होता है जो मृत पौधा एवं जानवरों के शरीर का सरल पदार्थ में क्या करता है? वह अपघटित कर देता है। उसी को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। अपघटक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका कौन हो जाएगा? 2 प्रकार का हो जाएगा। एक कौन आपका हो जाएगा? जैविक। पहला कौन हो जाएगा? जैविक। और दूसरा कौन हो जाएगा? अजैविक। दूसरा कौन हो जाएगा? अजैविक।
तो हम लोग क्या देखे, अपघटक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक होता है, दूसरा कौन होता है, अजैविक होता है। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ये जैविक में कौन कौन उदाहरण आता है, तो जैविक का उदाहरण बताएंगे कौन कौन हो जाएगा। उत्पादक, उत्पादक किस में आता है, तो यह जैविक में आता, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता, उपभोक्ता और अपघटक, यह सब किस में आता आपका, तो जैविक में आता। अजैविक की बात करेंगे तो अजैविक में कौन कौन हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता और जल, क्या हो जाएगा, जल। तो यहाँ पे क्या देखे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपघटक किसको कहा जाता है, तो वे सूक्ष्म जीव के मृत पौधे एवं जानवरों के शरीर को जो सूक्ष्म रूप से अपघटित कर दे उसी को क्या कहा जाता, अपघटक कहा जाता। अपघटक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक होता है, दूसरा क्या होता है, अजैविक होती है। जैविक घटक की बात करें तो यह तीन, आपको इसका एग्जाम्पल क्या क्या देख सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किसमें आता है, जैविक घटक में आता। अजैविक की बात करें तो अजैविक में कौन कौन आ जाएगा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पे है, यह कहां पे है, हैदराबाद में। नेशनल, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पे है आपका, हैदराबाद में पड़ता है। यहीं पे बेंगलुरु में देख लेंगे, बेंगलुरु में क्या था आपका, इसरो। इसरो का मुख्यालय कहां पे था आपको, बेंगलुरु में था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969। कब हुआ था, 15 अगस्त 1969। तो बेंगलुरु में किसकी मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी है, तो कौन हो जाएगा इसमें आपका, जीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी है, तो कौन हो जाएगा, जीन हो जाएगा। जीन की बात किया जाए, जीन शब्द किन्होंने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। किन्होंने दिया था, जोहानसन ने। कब दिया था, 1909 में। तो जीन शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था, जोहानसन ने किया था। कब किया था, 1909 में। डीएनए और आरएनए की बात करेंगे तो इसका खोज किन्होंने किया था, बताएंगे, डीएनए और आरएनए का खोज किन्होंने किया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिका का जनक है, तो जीन था। और आपका डीएनए और आरएनए का किसने दिया था आपका, फ्रेडरिक मिशन ने। किन्होंने दिया था, फ्रेडरिक मिशन, फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। किन्होंने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने। तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या चीज का खोज किया था, डीएनए और आरएनए का खोज किया था। अगर आरएनए की बात करें, आरएनए का कब किया गया था, 1868 में किया गया था। और डीएनए का 1869 में। डीएनए का खोज कब हुआ था, 1869 में। तो हम लोग क्या देखे, जीन का, जीन शब्द किन्होंने दिया था, जोहानसन ने 1909 में। डीएनए आरएनए के खोजकर्ता कौन हो गया, फ्रेडरिक मिशर हो गया। तो डीएनए कब आया, 1869 में। आरएनए कब हो गया, 1868 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 क्या कर रहा है, सोने, सोने मिलाया जाता, सोने में क्या मिलाया जाता, तांबा और चांदी। सोना में क्या मिलाया जाता, तांबा और चांदी। सोने हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा आपका आघात वर्धनीय होता है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन होता है, सोना होता है। सोना का इस्तेमाल ज्यादातर आभूषण बनाने में किया जाता है। कितना कैरेट का आभूषण बन सकता है, 22 और 18 कैरेट का। कितना का बन सकता है, 22 और 18 कैरेट का। अधिकांश यही आपका कैरेट में बनाया जाता है, 22 और कितना पे, 18 में। तो सोना का ज्यादातर इस्तेमाल किस में किया जाता है, आपका आभूषण बनाने में किया जाता है। ज्यादातर कितना कैरेट का बनता है, 22 और 18 कैरेट। कभी भी आपका 24 कैरेट का आपका नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आपका क्या पाया जाता है, गर्भावस्था में पाया जाता है। इसीलिए उसमें आपको क्या मिलाया जाता है, तांबा और जस्ता। क्या मिलाता है, तांबा और चांदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर आता है, संवहन के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, संवहन। तो चिमनी में धुआं किस सिद्धांत के द्वारा बाहर आता है, तो संवहन के द्वारा बाहर आता है। अगर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तो कि चालन के बारे में।
चालन के बारे में जान लेते हैं, चालन होता क्या है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण, ऊष्मा का हस्तांतरण सीधे सीधे संपर्क से होता है, उसी को क्या कहा जाता है आपको, चालन। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या देखेंगे, ठोस। तो चालन, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि चालन किसको कहा जाता है, तो चालन में क्या होती है, ऊष्मा का हस्तांतरण सीधे किस रूप में होता है आपका, सीधे संपर्क होता है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण सीधे संपर्क में होता है, उसको कौन आ जाएगा आपका, ठोस। तो चालन हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग संवहन की बात करेंगे। तो संवहन में क्या होता है, इसमें ऊष्मा का, इसमें ऊष्मा का, इसमें ऊष्मा का हस्तांतरण, तरल पदार्थ के अणुओं की वास्तविक गति के कारण होती है, वास्तविक गति के कारण होती है। तो क्या देखिए, अगर उससे आपका संवहन पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण तरल पदार्थ के अणुओं के, तरल पदार्थ के अणुओं के वास्तविक गति के कारण होती है। तरल पदार्थ के अणुओं के क्या होती है, वास्तविक गति के कारण होती है। अगर अब बात करेंगे लास्ट में एक और कौन आता है आपका, विकिरण आता है। विकिरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण, स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है, तरंगों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे क्या क्या देखिए चालन के बारे में। चालन अगर पूछा जाए, चालन में क्या होता है, ऊष्मा का हस्तांतरण सीधे संपर्क में होता है, जैसे कि ठोस वगैरह देखे होंगे उसमें जो गर्म होता है। उसके बाद आता है संवहन की बात करें तो ऊष्मा का हस्तांतरण तरल पदार्थ अणुओं की वास्तविक गति के कारण होती है। वहीं विकिरण में क्या हो जाएगा, ऊष्मा का हस्तांतरण किस रूप में होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से होती है। किस माध्यम से होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक परितंत्र, एक परितंत्र में किस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, एक समान जाति जो एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है। दूसरा, एक स्थानिक जाति जो एक समुदाय में जैव भार का भिन्न भाग बनाती है। तीसरा, एक जाति जो समुदाय में भिन्न प्रचुरता में रहती है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा था कि एक परितंत्र में क्रिस्टॉन प्रजाति का क्या तात्पर्य होती है, तो एक प्रजाति को समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका मिलान करने के लिए दिया है। इसमें आपका झील और झील के प्रकार का दिया है। भीमताल की बात करें तो भीमताल कैसी प्रकार का हो जाएगा, या भीमताल किस प्रकार का है, या टेक्नोटिक का है, कैसा है, टेक्नोटिक है। अष्टमोडी की बात करेंगे तो अष्टमोडी यह हो जाएगा अनुपम, अनुप, या क्या हो जाएगा, पसजल के रूप में। गोहन किस रूप में आता है, यह भूस्खलन के रूप में है। लोहर किस रूप में हो जाएगा, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख के रूप में। तो भीम स्थल कैसा हो गया, अनुपम पस स्थल। अष्टमुडी कैसा हो गया, भूस्खलन। गोहन कैसा हो गया, टेक्टोनिक। लोहार कैसा हो गया आपका, ज्वारमुख। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है जिला प्रशासन का आशय क्या है। तो जिला क्षेत्र में भागीदारी का प्रशासन, यह तो नहीं हो सकता। जिला प्रशासन का आशय होता है जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था का प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। तो बी और सी इसमें सही है। कौन हो जाएगा, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। तो कह रहा था जिला प्रशासन का आशय क्या है, जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था का प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पे हो जाएगा जी, मणिपुर राज्य में। तो लोकटक झील को तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे स्थित है आपका, मणिपुर राज्य में। कहाँ पे पड़ता है आपका, मणिपुर। यहीं पर आपका किबू लामजाओ नाम का तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क, किबू लामजाओ नाम का तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे पड़ता है, तो मणिपुर पे। कहाँ पे पड़ता है, मणिपुर में।
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? वान भट्ट। हर्षचरित की लेखक कौन थे आपका? वान भट्ट। वान भट्ट ने दो पुस्तक लिखा था, एक तो हर्षचरित लिखा था, दूसरा क्या लिखा था? कादम्बरी। क्या लिखा था? कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन थे? वान भट्ट थे। अगर कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास के कई पुस्तक थे, जिसमें आता था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमो वर्षियम। विक्रमो वर्षियम। इसके बाद क्या था आपका? मेघदूतम। मेघदूतम। उसके बाद हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षियम, मेघदूतम। मेघदूतम के बाद आ जाएगा रघुवंशम। कौन सा हो जाएगा? रघुवंशम हो जाएगा। मालविका। मालविका। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। यह सब पुस्तक किनका? आपका कालिदास का है। तो कालिदास हम लोग देखिए, सबसे पहले वान भट्ट के पुस्तक का नाम क्या था? हर्षचरित और कादम्बरी। वान भट्ट के पुस्तक का नाम है हर्षचरित और कादम्बरी। उसके बाद कालिदास के पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम। वहीं भभूति की बात करें तो भभूति के पुस्तक मालती माधव। मालती मालती माधव। क्या नाम है? मालती माधव। तो भभूति के पुस्तक का नाम क्या? मालती माधव। कौटिल्य के पुस्तक की बात किया जाए तो कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र। तो क्या क्या देखिए, वान भट्ट के पुस्तक का नाम हर्षचरित और कादम्बरी है। कालिदास के पुस्तक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम। और कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि यह आपका बहुविध बंध बनाता है जी, डबल बनता है। तो लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि यह आपका बहुविध बंध को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में मिलान करने के लिए दिया है आपका केचुआ। केचुआ का अगर मिलाया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? अप्रदनकारी। अनुकर्मण का क्या हो जाएगा? अग्रज जाति। अनुकर्मण का क्या होगा? अग्रज जाति। परितंत्र सेवा के परागण। परितंत्र सेवा का परागण। और जनसंख्या वृद्धि का क्या होगा? जन्म दर। ये आपका प्रजनन के बारे में बतला रहा है। क्या चीज के बारे में चर्चा कर रही है? प्रजनन के बारे में। तो केचुआ देखिए क्या हो गया? अप्रदनकारी हो गया। अनुकर्मण क्या हो गया? अग्रजाति। परितंत्र सेवा कैसी होगी? परागण। और जनसंख्या वृद्धि किससे संबंधित है? जन्म दर से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र का उत्पन्न होता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 क्या कह रहा है? यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो सरकार की आय की क्या होती है? बराबर होती है। क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगी? तो सरकार की आय की बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यक नैदानिक सूची प्रकाशित किया था? जब किनके द्वारा किया गया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। तो WHO के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची को जारी किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 45। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की स्थापना 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1900
1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करेंगे तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थापना कब हुआ था? 1919। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। तो क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची को प्रकाशित किया है? तो डब्ल्यूटीओ आपका डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया गया। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन स्थापित कब हुआ था? 1919 में। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है आपका? यह परिपक्व अंग में होता है। कहाँ पे होता है? परिपक्व अंग में होता है। अगर मानव देखिए तो मानव कैसी प्राणी है आपका? यह एक लिंगी प्राणी। मानव कैसी प्राणी है? तो यह एक लिंगी प्राणी। मानव कैसी प्राणी है? तो यह एक लिंगी प्राणी है। इसका निषेचन कहाँ पे होता है? फ्लूबियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 बात करेंगे। सूचना का अधिकार कब आया था जी? यह आया था 2005 में। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया था। तो सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब तो वहां पे भी हटा दिया गया, तो मतलब वहां पे भी सूचना का अधिकार लागू है। तो सूचना के अधिकार कब लागू होता है? 2005 में। कब लागू होता है? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। 33 क्या कह रहा है? जीवों के द्विनाम पद्धति के घटक कौन से हो जाएंगे? तो वंश का नाम एवं जाति का नाम। जीवों के द्विनाम पद्धति, यह किन्हों आपका 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिया था जी? वी टीकर ने। किन्होंने दिया था? वी टीकर ने। 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिया था? वी टीकर ने। कब दिया था? 1969 में। कब दिया था? 1969। यह 5 जगत प्रणाली कौन कौन था आपका? मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा क्या था? पादप, चौथा हो जाएगा कवक, पांचवा क्या था? जंतु। तो 5 जगत प्रणाली अगर पूछा जाए कि 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिया था? वीटिकर ने। 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिया था? वीटिकर ने। कब दिया था? 1969 में दिया था। यह 5 जगत प्रणाली क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो यह आपसे पूछ रहा था कि द्विनाम पद्धति घटक आपका कौन आ जाएगा? वंश नाम और जाति नाम। जैसे कि बात किया जाए यह वंश नाम और जाति नाम में क्या आता है? जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। इसमें होमो क्या हो गया? तो वो आपका वंश से संबंधित है, और सेपियंस क्या आ जाएगा? जातियां आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जाति में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करती है? टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन। कौन करता है? टेंडन। तो मानव शरीर को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आपको हड्डी के बारे में जोड़ने के लिए बताया गया था। तो अब जान लेते हैं कि मानव के शरीर में टोटल हड्डी कितना पाया जाती है। तो मानव शरीर में टोटल कितना हड्डी पाया जाता है आपका? 206 हड्डी पाया जाता है। कितना हड्डी पाया जाता? 206। जिसमें आपका उपांगी हड्डी की बात किया जाए, एपेंडिकुलर, तो यह कितना हड्डी पाया जाता है? 126। कितना हड्डी पाया जाता है? 126। तो उपांगीय क्या हो गया आपका? 126। उपांगीय अगर बात करेंगे तो उपांगीय कितना हो गया? 126। लिख देते हैं चीज को, उपांगीय। और अक्षीय की बात करेंगे तो अक्षीय कितना हड्डी पाया जाता? 80 हड्डी। कितना हड्डी पाया जाता? 80। तो मानव शरीर में टोटल हड्डी की संख्या कितनी है? 206। कितना है? 206। जिसमें उपांगीय हड्डी कितना होता है? 126 होता है, और अक्षीय कितना होता? 80 होता है। चलिए जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले उपांगीय हड्डी के बारे में। तो अगर देखा जाए मानव शरीर में हाथ में टोटल 30 हड्डी पाया जाता। हाथ में टोटल कितना हड्डी पाया जाता? 30 हड्डी पाया जाता। 30 हड्डी को हम लोग जान लेते हैं कौन कौन होता है। तो आपका जो यह वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। उसके बाद
उसके बाद क्या आता है, रेडियस आता है, और एक पीछे जो पतला जैसा भाग रहता है उसको क्या कहा जाता है, अल्ना। क्या कहा जाता है, अल्ना। तो ह्यूमरस एक, रेडियस भी एक, और अल्ना भी क्या होता है, एक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो यह हाथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, मेटा कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कार्पल्स। कार्पल्स में इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है आपको, मेटाकार्पल्स। क्या कहा जाता है, मेटाकार्पल्स कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है आपको, 5 होती है। यहाँ पे कार्पल्स की संख्या कितनी है, 8 है। कार्पल्स की संख्या कितनी है, 8 है। और मेटाकार्पल की संख्या कितनी होगी, 5 होगा। उसके बाद फिलेंजाई की बात करें तो फिलेंजाई में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सभी हड्डी को जोड़ेंगे तो कितना हड्डी हो जाएगा, 30 हड्डी। एक बार पुनः ध्यान देंगे हम लोग, क्या देखें, मानव शरीर के जो आपको हाथ में पाया जाता है कितना हड्डियां पाई जाती है, 80 हड्डी पाया जाता है। जिसमें पहला कौन हो गया, ह्यूमरस। कौन हो गया, ह्यूमरस। ह्यूमरस कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद रेडियस 1, अल्ना 1। उसके बाद कार्पल्स 8। कार्पल्स कितना होती है, 8 हड्डी पाई जाती है। मेटा कार्पल्स में कितना आता है, 5। और आपका उसके बाद फिलेंजाई में कितना आता है, 14। आपका 14 हड्डी पाया जाता है। टोटल हड्डी की संख्या कितना हो गया, 30 हो गया। उसी तरह हम लोग पैर में बात कर लेते हैं। पैर में भी आपको टोटल कितना पाया जाता है, 30। यहाँ पे एक हाथ में 30 हड्डी पाया जाता है, तो दो हाथ में कितना हो जाएगा, 60 हड्डी। कितना हो जाएगा, 60 हड्डी। तो 60 हड्डी 126 हड्डी में से एक 60 हड्डी के बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद पैर के बारे में जानते हैं। तो पैर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर है। इसकी भी संख्या 1 होता है। तो फीमर हो गया 1। उसके बाद क्या आता है आपका, पटेला। यह जो दोनों पैर देखेंगे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, पटेला। पटेला हड्डी की भी संख्या कितनी है, 1। उसके बाद इसमें मोटा कौन सा आता है, फिबुला। कौन सा आता है, फिबुला। फिबुला की संख्या भी 1 है। उसके बाद टिबिया आता है, टिबिया की संख्या भी 1 है। तो कौन कौन हड्डी देखिए मानव शरीर के पैर में पाया जाता है, तो फिबुला 1, पटेला 1, और सॉरी फीमर। फीमर 1 हो गया, पटेला 1 हो गया, फिबुला 1 और टिबिया 1। उसके बाद देखेंगे या जो आपको मानव शरीर का पैर जो जुड़ा हुआ है, तो वह उसको क्या कहा जाता है, टार्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टार्सल। टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7। टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद यह जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, मेटाटार्सल। क्या कहा था, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में कितनी हड्डी पाई जाती है, 5। मेटाटार्सल में कितनी पाई जाती है, 5। और फिर उसके बाद फिलेंजाई अंगुली आता, अंगुली में कितना पाया जाता है, 14। टोटल हड्डी को यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हड्डी। कितना हड्डी हो जाएगा, 30। मतलब कुल मिलाकर पैर में कितना हड्डी आ गया आपका, तो 30 हड्डी। 30 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हड्डी। कितना हड्डी हो जाएगा, 60। तो 60 हड्डी हो गया पैर में। और 60 हड्डी कहाँ पे हो गया आपका, हाथों में हो गया। कहाँ पे हो गया, हाथों में हो गया। तो 60 60 कितना हो गया, 120 हड्डी हो गया। उसके बाद दो हड्डी देखेंगे, यहाँ पे पार्ट को देख रहे होंगे, इसको क्या कहा जाता है आपको, पेल्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेल्विक। तो पेल्विक हड्डी की संख्या कितनी है, 1 है। सॉरी पेल्विक 2 है। पेल्विक कितना है, 2। एक ई है, एक ई है, तो 2 हो गया। पेल्विक 2 हो गया। उसके बाद पेल्विक के बाद आता है केल्विक। पेल्विक के बाद क्या आता है, केल्विक। केल्विक की संख्या भी कितना है, 2। केल्विक की संख्या कितना है, 2। उसके बाद एक आता है स्केपुला। केल्विक किसको कहा जाता है, जिसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है, जो बाहर में हड्डी दिखता है। अब देखेंगे जो बाहर वाला हड्डी दिखता है 2 गो, उसको ही क्या कहा जाता है, केल्विक, अर्थात ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी संख्या कितनी है, 2। उसके बाद पीछे जो आपकी रहती है उसको क्या कहा जाता है, स्केपुला। स्केपुला की संख्या भी कितनी होती है, 2। तो टोटल हड्डी आपका कितना हो गया, 126। कितनी हड्डी हो गया, 126। तो यह था आपका उपांगीय हड्डी, जिससे क्या होता है, मानव चल फिर सकता है। मानव के स्ट्रक्चर को तैयार करने में कौन काम आता है, आपका उपांगीय। एक बार पुनः देखेंगे, हड्डी में आपका मानव शरीर के हाथ में कितना हड्डी पाया जाता है, 30 हड्डी पाया जाता है। जिसमें ह्यूमरस 1 हो गया, रेडियस 1, अल्ना 1। उसके बाद जो हाथ जुड़ा हुआ उसको क्या कहता है, कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 8। मेटाकार्पल्स की संख्या, मेटाकार्पल्स कितनी होती है, 5 होता है। उसके बाद फिलेंजाई अंगुली में कितनी हड्डी होती है, 14। यहाँ पे देखेंगे सभी में क्या है, आपका गांठ दिया हुआ, तो सब में आप गांठ को गिनेंगे तो 14 को पूरेगा। तो आपका फिलेंजाई में कितनी होगी, 14। टोटल हड्डी को जोड़ेंगे तो कितना हड्डी आएगा, 30। एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 हड्डी। और पैर में भी कितना हड्डी देखे थे हम लोग, 30 हड्डी। तो सबसे बड़ा हड्डी का नाम क्या आता, फीमर। फीमर के बाद कौन आता, पटेला, जो यह दोनों जोड़ने का काम करता है, कौन हो गया, पटेला। उसके बाद कौन आता, फिबुला। उसके बाद टिबिया।
और उसके बाद जो पैर जुड़ा हुआ उसको क्या कहता है, टार्सल। टार्सल में हड्डी की संख्या 7 होता है। अब मेटा टार्सल में कितने होती है, 5। फिलेंजाई में कितना होती है, 14। यहाँ भी कितना हड्डी पाया जाता है, 30। तो दोनों पैर को मिलाएंगे कितना हो गया, 120 हो गया। उसके बाद कमर के पास पाया जाता है जो हड्डी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस हड्डी को क्या कहा जाता है, पेल्विक कहा जाता है। पेल्विक की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये आपको बाहर वाला 2 हड्डी दिखता है उसको क्या कहा जाता है, केल्विक कहा जाता है। केल्विक की संख्या कितना है, 2 है। उसके पास पीछे जो हड्डी पाई जाती है उसको एस्केपुला कहा जाता है। एस्केपुला की संख्या 2 हो गया। टोटल हड्डी की संख्या कितना हो गया, 126। अब हम लोग बात करेंगे आकांक्षी आपका एक्सियल हड्डी के बारे में। इसकी संख्या कितना आपका, 80 है। कितना आपका, 80। जिसमें आपका रीढ़ में कितना हड्डी पाया जाता है, रीढ़ की बात करेंगे तो टोटल 26 हड्डी रीढ़ में कितना पाया जाता, 26। उसके बाद आपका क्या आता है, पसली। अगर पसली की बात करेंगे तो पसली में कितना आता, 24। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को पसली कहा जाता है, या दोनों साइड से जो आकर जुड़ रहा है इसको क्या कहा था, पसली कहा जाता है। तो पसली की संख्या कितना होता है, 24 होती है। और ये दोनों पसली को जोड़ने का काम जो इसको करता है उसी को क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टर्नम। तो एक हड्डी हुआ भी हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 25। उसके बाद अगर कर की बात करेंगे तो ऊपर पे कितना पाया जाता है आपका, 29 हड्डी। कितना पाया जाता है, 29। तो कितना हो गया, 9 5 14 और 14 6 कितना हो गया, टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो देखिए आपका 80 जो आपका एक्सियल हड्डी था वो आपको पसली कितना हो गया, 12 12। दोनों साइड 12 12 हो गया। उसके बाद देखिए आपका टोटल सर में कितना हड्डी पाया जाता, 29 हड्डी पाया जाता। रीढ़ में कितना हड्डी पाया जाता, 26 को। चलिए अब इसको हम लोग जूम करके बता देते हैं। तो जूम करके देखेंगे इसमें, अब देखें इसका नाम जो हम लोग बताए उसका नाम क्या क्या था। तो यहाँ पे देखें यह क्या था आपका, यह था आपका इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमरस। यहाँ पे देखे होंगे लिखाया जा रहा है आपका, इसी को ह्यूमरस कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो इसके नीचे वाले अंगुली को क्या कहता है, रेडियस। क्या कहा जाता है, इसको रेडियस कहा जाता है। इसके बाद उसके पीछे वाले हड्डी को क्या कहता है, अल्ना। या जो पीछे में जो पतले जैसे हड्डी पाया जाता है उसको क्या कहता है, अल्ना हो गया। यहाँ पे आएंगे तो इस वाले हड्डी को क्या कहा जाता है, इसको आपको कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा था, कार्पल्स। उसके बाद इसको मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्या आता आपका, फिलेंजाई। क्या आता आपका, फिलेंजाई। तो चलेंगे इसी तरह पैर के बारे में भी देख लीजिए। अगर पैर की हड्डी की बात किया जाए तो पैर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी आपका, यह हो गया फीमर। इस हड्डी को क्या कहता है, फीमर। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसको क्या कहता है, फीमर। और जो यह जुड़ा हुआ पार्ट होता है तो इसको क्या कहता, सॉरी ई वाला आपका हो जाएगा ना, इसको पटेला कहा जाता है। क्या कहता, पटेला। उसके बाद नीचे आएगा तो इसको क्या कहता है, टिबिया। ये मोटा वाला जो भाग हड्डी दिख रहा है पैर का उसको क्या कहता है, टिबिया। उसके पीछे वाले हड्डी को क्या कहता है, फिबुला। जो हड्डी आपका पैर के पीछे पाया जाता है उसको क्या कहता है, फिबुला। और इस हड्डी को क्या कहता है यहाँ पे, टार्सल। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह जो पैर जो जुड़ा हुआ है उस पार्ट को क्या कहा जाता है, टार्सल। और टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। टार्सल में हड्डी की संख्या कितनी होती है, 7। उसके बाद ये आता है मेटाटार्सल। यह जो पैर के आगे वाला भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, मेटाटार्सल कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है आपका, फिलेंजाई। अब फिलेंजाई में आपका कितना होता है, पैरों की संख्या 14 होता है। कितना होता है, 14। तो इस प्रकार हम लोग हड्डी के बारे में जाने। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा था, इस नंबर में आपसे क्या पूछा था, मानव शरीर में पेशियों की हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। या इसको को क्या कहता है, कंडरा। या इसको स्नायु के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, स्नायु। तो स्नायु के नाम से भी किसको कहा जाता है, टेंडन को ही कहा जाता। उसके बाद हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है, आपका लिगामेंट। मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, आपका लिगामेंट। कौन करता है, आपका लिगामेंट करता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपको, किसके केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो
किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में। किसमें नहीं होती है? मोनेरा में। अभी जस्ट हम लोग देखे थे 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिया था, तो 5 जगत प्रणाली के बारे में किन्होंने बताया था? आपका व्हिटेकर ने। किन्होंने बताया था? व्हिटेकर ने बताया था। कब बताया था? 1969 में। कब बताया था? 1969 में। इसमें कौन कौन था आपका? पहला तो आपका मोनेरा। कौन सा था? मोनेरा। दूसरा कौन था आपका? प्रोटिस्टा। कौन था? प्रोटिस्टा। दूसरा कौन हो जाएगा? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन हो जाएगा? पादप। पादप। चौथा कौन हो जाएगा? कवक। कवक। और पांचवा कौन हो जाएगा? जंतु। पांचवा कौन हो जाएगा? जंतु हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो यह गरीबी और भुखमरी को निवारण करती है जी। तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है? तो गरीबी और भुखमरी की ओर आपको क्या करता है? यह निवारण करती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करता है? 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी पर शासन किया था? तो किनके द्वारा किया गया था? फ्रांस। तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? किन्होंने किया था? यह फ्रांस ने किया था। किन्होंने किया था? फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश कितना होना चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 1/10। तो भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की अंश कितना होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। अगर बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा का उल्लेख कौन सी आर्टिकल में मिलता है? अनुच्छेद 81 में है। किसमें वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 81 में। और राज्यसभा का वर्णन किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 80 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 550 हो सकता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 550। वहीं राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। कितनी हो सकती है? 250। 1/6 की बात आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो कोई भी अगर जमानत राशि को बचाना चाहता है तो उसको कितना मत लाना पड़ेगा? तो टोटल वैध मत के पड़ेगा 1/6 मत को प्राप्त करना अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 39 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? साप्ताहिक चार्ली हैबिट कहां से प्रकाशित किया जाता था जी? यह कहां से होता था? पेरिस से। तो साप्ताहिक चार्ली हैबिट कहां से प्रकाशित होता था? पेरिस से होता था। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 क्या कह रहा है? कि H1N1, इसका है H1, H1 और N1। H1 और N1 क्या आपका? विषाणु। H1N1 की बात करेंगे तो इसी को स्वाइन फ्लू कहा जाता। क्या कहा जाता? स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या हो गया? H1 और N1। वहीं H5 और N1, H5 और N1 की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? वर्ड फ्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड फ्लू। तो स्वाइन फ्लू कहेगा तो H1N1, और आपका वर्ड फ्लू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? H5N1। H5N1 को क्या कहा गया? आपका वर्ड फ्लू आ गया। जीवाणु की बात करेंगे तो जीवाणु की आपको ट्रिक बताए थे। जीवाणु की बीमारी को याद रखने का ट्रिक क्या था? जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। 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 इसमें जितना भी बीमारी आएगा वह सब किसके द्वारा होने वाला है? जीवाणु अथवा बैक्टीरिया के द्वारा। जी से क्या हो जाएगा? गोनेरिया। जी से गोनेरिया। एस से सिफिलिस। टी से टाइफाइड। जी से गोनेरिया। एस से सिफिलिस हो गया। टी से टाइफाइड। पी से प्लेग। डी से डिप्थीरिया। त से तापेदी। क से काली खांसी। टी से टेटनस। क से कुष्ठ रोग। न्यू से निमोनिया। और ह से हैजा। तो ये सारी बीमारी किसके अंतर्गत होता है? जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया गया है? क्या जाता था? तो यह कहाँ पे किया जाता था? जयपुर। तो कहाँ पर प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था? जयपुर में आयोजित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। 42 क्या कर रहा है? चक्रण क्वांटम संख्या कितने कितने मान संभव हो सकते हैं? 2 हो सकता है। इसका संकेत देखेंगे तो क्या होता है? एस होता है। इसका संकेत क्या होता है? एस। तो चक्रम क्वांटम संख्या कितने मान आपका संभव है? तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? MCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, MCl2 हो जाएगा। क्या होगा? MCl2। तो एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र
MHPO4 है, इसका क्लोराइड सूत्र क्या हो जाएगा, MCl2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसमें sp संकलित कार्बन है, तो CH और CH हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, H बम इस किस पर आधारित है जी आपका, यह नाभिकीय संलीन पर होगा। किस पे होगा, नाभिकीय संलीन। अगर हाइड्रोजन बम की बात किया जाए, हाइड्रोजन बम की खोज किन्होंने किया था, एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने कब किया था, 1952 में। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने कब किया था, 1952 में किया था। तो एच बम इस प्रकार पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम की खोज किन्होंने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। कब किया था, 1952 में। आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है, किसका होता है, फ्लोरीन का। अगर आपसे पूछा जाए किसका ऑक्सीकरण संख्या आपका एक होता है, किसका होता है, आपका फ्लोरीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। छऊ, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का आपका लोक नृत्य है, तो कहाँ का, आपका पश्चिम बंगाल। आप लोग को कई बार यहाँ के बारे में बतलाएंगे। कितना शास्त्रीय नृत्य है आपका, 8 गो। कितना शास्त्रीय नृत्य है, 8 गो, जिसमें पहला कौन देखे थे हम लोग, भरतनाट्यम। कौन सा था, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। दूसरा कौन देखे थे, कथक। भरतनाट्यम, कथक। तीसरा कौन था, कथकली। तीसरा कौन था, कथकली। चौथा बात करें शास्त्रीय नृत्य, चौथा शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या था, चौथा हो गया कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। कौन हो जाएगा, कुचिपुड़ी। पांचवा शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, कौन हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। पांचवा कौन हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। पांचवा कौन सा था, मोहिनी अट्टम। वहीं छठा लोक नृत्य की बात किया जाए तो मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी। और सातवां लोक नृत्य कौन हो जाएगा, मणिपुरी के बाद उड़िया। कौन सा हो जाएगा, उड़िया। और आठवां लोक नृत्य लास्ट में कौन आ जाएगा, सतरिया। कौन सी नृत्य आ जाएगा, सतरिया। जो कि सतरिया कहाँ पे आता है, आपका असम का। सतरिया कहाँ का है, असम का। तो यहाँ पे देखिए लोक नृत्य आपका, टोटल लोक नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। भारतनाट्यम की बात किया जाए तो भारतनाट्यम कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु। कथक आपका उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली कहाँ का है, तो यह केरल का है। कथक, कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का था, केरल का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। उड़िया कहाँ का है, उड़ीसा का है। और सतरिया कहाँ का था, असम का। अच्छाऊ देख लिए कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत करने वाले तत्व का उल्लेख करती है, तो राज्य के नीति सिद्धांत की बात कौन से उल्लेख में किसमें किया गया, भाग 4 में। किसमें आपका, भाग 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, भाग 1 में दिया है, तो भाग 1 की बात करेंगे तो भाग 1 में क्या होता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4। कहां से कहां तक है, 1 से 4। तो अनुच्छेद 1 में अगर पूछा जाए क्या होता है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख हो गया। 2 में क्या हो गया, किसी भी नए राज्य को प्रवेश अगर दिलाना है तो अनुच्छेद 2 में संशोधन करना पड़ेगा। 3 में क्या हो जाएगा, अगर सीमा नामों में परिवर्तन, वर्तमान पहले से जो विद्यमान राज्य है उसके नामों में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 को संशोधित करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 4 और 4 में क्या दिया है, 2 और 3 में जो वर्णित है उसी का उल्लेख किसमें मिलता है, 4 में। उसके बाद भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। क्या चीज का वर्णन आता है, नागरिकता। नागरिकता कौन सी भाग में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाए, 5 से 11। कहां से कहां तक हो जाएगा, 5 से 11। तो नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 की बात करेंगे। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 में है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। तो भाग 1 में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है, कौन सी अनुसूची है, 8।
टोटल अनुसूची की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जिसमें देखेंगे जो मूल संविधान में था आपका 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 9वां अनुसूची को आपको पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1993 में। 10वीं को 1993 में। 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985। 11वीं को कब जोड़ा गया था? 1993 में। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1993 में। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची था? आपका 8 अनुसूची था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची को जो दल बदल से संबंधित रखता 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची को आपका 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 1993 में जोड़ा गया, जो पंचायती राज से संबंध था। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंध है, इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? आपका 8 में है। मूल संविधान में आपका कितना भाषा था? तो आपका 14 भाषा। कितना भाषा था? 14। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। तो 15वां भाषा कब जुड़ा था आपका? 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी, जो 15वां भाषा बन गया जी। क्या नंबर का बन गया? 15वां। उसके बाद कब हुआ था? 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इसके तहत 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। किनको जोड़ा गया? कोंकणी। तो क्या देखे, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद कौन सा संविधान हुआ? 92 संविधान संशोधन। 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। वह चारों भाषा का नाम क्या था जी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो हम लोग क्या क्या देखे इस क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया आपका भारतीय मूल संविधान में कितनी सूची थी? 8 सूची थी। 9वीं सूची को कब जोड़ा गया? तो भारत के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जो किससे संबंध रखता? भूमि सुधार से। किससे था? भूमि सुधार से। वहीं 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 52, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जो किससे संबंध रखता? दल बदल से। किससे संबंधित था? दल बदल से। उसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, जो किससे संबंध था? आपका पंचायती राज से। किससे संबंधित था? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची 1993 में जोड़ा गया, जो 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, जो किससे संबंध था? नगर पालिका से। किससे संबंध रखता था? नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष। पहली बार कब बना था जी? 1950 को। कब बना? 1950 को। और कब तक रहा था यह? 1962 तक। कब तक रहा था? 1962। टोटल कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्ष के लिए। कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष तक रहे थे, 1950 से लेकर 1962 तक। क्वेश्चन नंबर 51। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी आपका? देविका रानी। कौन थी आपकी? देविका रानी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी आपका? देविका रानी थी। क्वेश्चन नंबर 52 पे आएंगे। 52 क्या करा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन थे जी? सीडी देशमुख। कौन था आपका? सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अगर आरबीआई की बात किया जाए, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? कब किया गया था?
1 अप्रैल 1935 को कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1935 को हुआ था। अगर 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। ध्यान रखा कीजिए, कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। लेकिन आरबीआई का आपका राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। वहीं बात करें वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है जी? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 53। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? न्यूजीलैंड। उस समय का करंट अफेयर्स था, कौन था? न्यूजीलैंड। तो कार्बन कर को घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 54। कीवी चिड़िया कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड पे। कीवी चिड़िया कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। यह ना उड़ सकने वाली पक्षी है जी, ना उड़ सकने वाली। ना उड़ सकने वाली अगर पक्षी पूछे, ना उड़ सकने वाले पक्षी, तो कौन हो जाएगा आपका? कीवी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कीवी। तो ना उड़ सकने वाली पक्षी कौन सी है? कीवी है। कीवी पक्षी कहाँ पे पाया जाता है आपका? न्यूजीलैंड में। कहाँ पे पाया जाती है? न्यूजीलैंड में। और यह बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, कह रहा है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो रियल हो जाएगा। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सभी में दिया है, सबका देख लेंगे कौन कौन हो जाएगा। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल कहाँ का है? रूस का। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। वीर किसका था? इथोपिया का। किसका था? इथोपिया। इथोपिया। तो इथोपिया का मुद्रा क्या हो गया? वीर। और आपका रियल की मुद्रा की बात करेंगे तो क्या? या किसका था? ईरान का। किसका हो गया? ईरान का। तो ईरान की मुद्रा का नाम क्या हो गया? रियाल। ईरान की मुद्रा का नाम क्या हो गया? रियल। तो रूबल किसका हुआ? रूस का। बीरर किसका था? इथोपिया का। और रियल किसका हो गया? ईरान का। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है जी? अम्लीय होता। शहद के मक्खी का विष कैसा होता है? या अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदला जाता है? यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कह रहा है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित था? तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से था। किससे था? उद्यान। तो स्वर्णिम क्रांति की बात करेंगे, किससे था? उद्यान कृषि। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता? सेरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता? एपी कल्चर। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। तो हम लोग क्या देखें, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित था? तो उद्यान कृषि। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। पुष्प उत्पादन का क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। इसके अलावा कुछ कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति किसके लिए आया था? तो यह दूध उत्पादन के लिए था। किसके लिए था? दुग्ध उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन के लिए कौन था? श्वेत क्रांति। वहीं पीली क्रांति की बात करेंगे, पीली क्रांति किस लिए था? तो यह तिलहन के लिए था। किसके लिए था? तिलहन के लिए। पीली क्रांति किस लिए आया था? तिलहन के लिए। तीसरा देखेंगे रजत क्रांति। रजत क्रांति क्यों आया था? तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। रजत क्रांति किससे संबंधित था? अंडा उत्पादन से। उसके बाद चौथा कौन आ जाएगा?
हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति किससे संबंधित था? खाद्यान्न। किससे था? खाद्यान्न में जैसे में गेहूं और चावल आ जाएगा। तो श्वेत क्रांति किससे हो गया? दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति किससे हो गया? अंडा उत्पादन से। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 59। 59 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था? जी रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। तो हॉकिंस के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस के द्वारा पहली बार जो आया गया था, कौन सा जहाज था? रेड ड्रैगन। कौन सी जहाज था? रेड ड्रैगन। 1608 में। कब? 1608 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 क्या कह रहा है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ये आरबीआई। तो सिक्का जारी करने का काम कौन करता? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। 61 नंबर क्या कह रहा है? गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन नदी। कौन सी होती है? सोन। कोसी की बात करें तो बिहार का शोक। बिहार का शोक किसको कहा जाता है जी? तो बिहार का शोक किसको कहा जाता? कोसी नदी को कहा जाता। बिहार का शोक किसको कहा जाता? कोसी नदी। तो गंगा की सहायक नदी जो नीचे की ओर वर्णित होता है उत्तर से, तो वह कौन हो जाएगा? सोन। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे। 62 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। किसको? राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। किसको आपको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 34 है। कितना है? 34 है। एगो आपका मुख्य न्यायाधीश है। एगो क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और 33 गो क्या है? अन्यायाधीश। 33 गो क्या होता है? अन्यायाधीश। तो क्या देखे कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में मिलता है जी? अनुच्छेद 124 में। किसमें वर्णन किया गया? अनुच्छेद 124। तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 124 में। तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल अभी न्यायाधीश की संख्या कितना है? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 गो क्या होता है? अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। 63 में आपको क्या पूछ रहा है? 63 की क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? कहाँ पे होता है? टोक्यो में। निम्नलिखित में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? टोक्यो में होता है। अगर आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ मिडनाइट मिडनाइट सन, मध्यरात्रि का जी, तो कहाँ पे होता है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सिटी किसको कहा जाता? नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता? नॉर्वे को कहा जाता। सबसे पहले सूर्य आपका कहाँ पे दिखाई दिया? टोक्यो। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे दिखाई दिया? टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। 64 क्या कह रहा है? निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक आपका फणीश्वर नाथ द्वारा रचित है? तो कौन था आपका? मेरा आंचल किसका था आपका? तो फणींद्र नाथ का था। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणींद्र नाथ द्वारा रचित है? मेला आंचल है। आपका राग दरबारी, यह किसका किसका था? श्रीलाल आ जाएगा जी। श्रीलाल शुक्ला। श्रीलाल शुक्ला किसका था? राग दरबारी का। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया था? धर्मवीर भारती किसके द्वारा लिखा गया था? धर्मवीर भारती। अंधा युग। तो राग दरबारी किसका था? श्रीलाल शुक्ल का। और आपका गुनहा देवता किनका था? धर्मवीर भारती का। और अंधा युग भी किनका था? इसी का है कि किसी अलग का है? धर्मवीर भारती किसका था? धर्मवीर भारती। तो राग दरबारी किसका हो गया? श्रीलाल शुक्ला का। किनका हो गया? श्रीलाल शुक्ला का। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आपका 65। 65 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि
निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? नहीं जी, भारत को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। किनके द्वारा हटाया जाता? राष्ट्रपति। या सिफारिश किनके द्वारा किया जाता है? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा सिफारिश करने पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो निर्वाचन, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। तो क्या देखें, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का शक्ति किनके पास है? तो इसकी सिफारिश मुख्य निर्वाचन आयुक्त किनसे करता है? राष्ट्रपति से। कौन हटा सकता है इसको? राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? आपको मिलान करने के लिए दिया है। कर्नाटक, कर्नाटक का ताप विद्युत केंद्र कौन सा हो गया? केगा। केगा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। तमिलनाडु में कुंडनकुलम। कुंडनकुलम कहाँ का है? तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश क्या है? नरोरा। उत्तर प्रदेश क्या है? नरोरा। और काकपारा कहाँ का है? गुजरात का। काकपारा कहाँ का है? गुजरात का। तो कर्नाटक, कर्नाटक का तापीय विद्युत केंद्र क्या हो गया? केगा। केगा कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटक में। कुंडनकुलम कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और गुजरात में क्या पाया जाता है? काकपारा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। उसके बाद इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है, यह भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था जी। कब हुआ? यह 3 अप्रैल 1952 में। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। तो राज्यसभा की गठन की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? 3 अप्रैल 1952 में। तो यहाँ पर आंसर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वह भी सही है। राज्यसभा की बात करेंगे तो कौन सी अनुच्छेद में इसकी चर्चा की जाती है? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा को ले कौन सा अनुच्छेद में किया जाता? अनुच्छेद 80 में किया जाता। बात करेंगे संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? तो लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्लस क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यह तीनों के मिलने से क्या चीज का निर्माण होती है? संसद का निर्माण होती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित था? यह गोल्फ से था। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित था? गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस फ्लैग पर आपका प्रतीक क्या रहता है? यह सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होता है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक क्या होता है? सफेद रंग पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होती है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? 1863। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी डूरेंट के द्वारा, किनके द्वारा किया गया था? हेनरी डूरेंट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 आएंगे। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है जी? यह टैंक गाइडेड मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक प्रकार का क्या है? टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे। 71 क्या कह रहा है? पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए है। यह हाइड्रोजन की पावर, पीएच आपका एक संक्षिप्त नाम किसके लिए? आपका हाइड्रोजन की पावर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 में क्या बतलाया गया? कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? त्वरण को। तो समय में, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या आता है? त्वरण। बल के एसआई मात्रक अगर पूछा जाए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। कार का एसआई मात्रक जूल होता है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, कार का एसआई मात्रक जूल, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होती है?
कौन रोग होता है? क्षय रोग। जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी कौन सा है? क्षय रोग। बाकी जो यहाँ पे देख रहे होंगे आपका हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? या वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायरस के कारण। तो हेपेटाइटिस बी और पोलियो भी किनके कारण होता है? वायरस के कारण। जैसे कि हम लोग वायरस का क्या देखे थे? रेखा हमें हिट करके फोए छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। यह किसके द्वारा पोए छोड़ गई? तो यह किसका? विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी। रेखा में दो बीमारी आ जाएगा, र से रेबीज, ख से खसरा, ह से हर्पीस, म से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, करके में कोरोना, प से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छ से छोटी माता, ड से डेंगू ज्वार, ग से गलसोत, इन से इन्फ्लुएंजा। यह सभी बीमारी किसके द्वारा होने वाला है? वायरस अर्थात विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। छ से क्या हो गया? छोटी माता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 74 में। 74 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका? 74 में कह रहा है कि कोला पेंच में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो क्या पाया? कैफीन पाया। कोला पेच में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। 75 आपका मिलान करने के लिए दिया है। कह रहा है कि पर रहित कीड़ा। पर रहित कीड़ा किसे? यह सिल्वर फिश को। पर रहित कीड़ा किसको कहा था? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा कीवी। उड़ने वाला पक्षी कौन हो गया? कीवी। अंग रहित रेंगने वाला सांप, उसमें आपका अंग रहित पाया जाता है। अंग रहित पशुकुट कौन हो गया? मछली हो गया। कौन हो गया? मछली। तो क्या देखिए, पर रहित कीड़ा कौन सा हो गया? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी कौन हुआ? कीवी। अंग रहित रेंगने वाला आप कौन हो गया? सांप। अंग रहित पुष्कुट कौन हो गया? आपका मछली हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होती है? आपका कौन सा बीमारी होता है? मिल्क फीवर। ये सभी बीमारी माँ आपको पशुओं में ही देखने को मिलता है। जैसे कि एंथ्रेक्स देखेंगे, खुर्रा रोग देखेंगे, सभी आपको पशुओं में ही देखने को मिलता है। तो दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? मिल्क फीवर होती है। कौन सी होती है? मिल्क फीवर। क्वेश्चन नंबर 77 मिलान करने के लिए दिया है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन किससे संबंधित है? गुस्सा और डर से। एड्रेनलिन से, एड्रेनलिन का अगर स्राव होगा मानव शरीर में, एड्रेनलिन हार्मोन का अगर स्राव होता है तो क्या होगा? गुस्सा और डर होगा। एस्ट्रोजन की बात करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में स्रावित होती है? महिला में। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में स्रावित होती है? महिला में। इंसुलिन की बात करेंगे, या ग्लूकोज हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। आप फेरामोन्स कहेंगे तो क्या हो जाएगा? साथी आकर्षित करना एवं गंध ग्रहण करने के साथ माध्यम से। तो साथी आकर्षित करने, गंध ग्रहण करने की शक्ति से कौन हो गया? फोरामेंस। तो एस्ट्रोजन क्या हो गया? या गुस्सा, एड्रेनलिन क्या हो गया? गुस्सा डर से हो गया। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होती है? महिला से। इंसुलिन क्या हो गया? आपका ग्लूकोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 78। 78 भी मिलान करने के लिए दिया है। द ग्रेट इंडियन बस्ट। ग्रेट इंडियन ऑडियोटिस्ट हो जाएगा। द इंडियन बस्ट क्या हो गया? आपका ऑडियोटिस्ट हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन, यह किससे हो जाएगा? आपका पाइथन मोलोसिस से। किससे हो जाएगा? पाइथन मोलोसिस से। एसाइटिक हाथी की बात करेंगे, एलिफास से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एलिफास। तो एसाइटिक हाथी क्या हो गया? एलिफास। और स्लोथ बियर का क्या हो गया? आपका मेलुरस। क्या हो जाता है? मेलुरस। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। कहाँ थी? उज्जैन थी। प्राचीन राजधानी अवंती किसकी राजधानी थे? उज्जैन। अयोध्या की बात करेंगे। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी। कौशाम्बी कौन सी नदी के किनारे? कौशाम्बी, यमुना। कौशाम्बी कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी। किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। वहीं वैशाली किस नदी के किनारे है? गंडक नदी के किनारे। वैशाली किस नदी के तट पर बसा है? गंडक। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। और वैशाली गंडक नदी के तट पर बसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 पे आएंगे। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? कौन करता है? आपका यह पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है।
इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या क्या जाता है इसको? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी किनको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। अगर पीयूष ग्रंथि से देखें तो कई प्रकार का हार्मोन का स्राव होती है, जिसमें कौन आता है? एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन भी किससे स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद एक आता है टीएसएच हार्मोन। पहला देखिए एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का भी स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। उसके बाद एसीटीएच, एसीटीएच हार्मोन का भी निर्माण कहाँ से होता है? पिट्यूटरी। तो उसके बाद आ जाएगा आपका जीटीएच हार्मोन। जीटीएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का भी स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। एफएसएच, एफएसएच हार्मोन का भी निर्माण कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद एलएच हार्मोन का भी निर्माण कहाँ से? उसके बाद एलटीएच। तो यह समय ए- उसके बाद एक और बच जाता है, कौन हो जाएगा? एडीएच। एडीएच हार्मोन का भी स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हम लोग इसको क्लास में डिटेल से पढ़े थे। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में आया था। यह कालीकट सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा? कालीकट। इन्होंने किससे भेंट किया था? जामोरिन। किससे इसका मुलाकात होता है? जामोरिन से। किससे मुलाकात हुआ? तो जामोरिन से मुलाकात होता। वास्को डी गामा मुख्यतः किस लिए आया था? तो यह मसाला का व्यापार करने के लिए आया था। किस लिए आया था? मसाला के व्यापार करने के लिए आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आए? 1498 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। चाणक्य को इससे भी जाना जाता। चाणक्य को और क्या कहा जाता? विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय भाग होता है? आपका 29%। 71% क्या रहता है? आपका जल होता है। 71% क्या पाया जाती है? जल पाया जाता है। वहीं 29% क्या पाया जाता है? आपका स्थल वाला भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 आएंगे। 84 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सही मिलान है? तो इसमें हो जाएगा होमोमाइट अग्निय चट्टान। होमोलाइट कैसी चट्टान है? अग्निय चट्टान। ग्रेनाइट कैसी है आपका? ग्रेनाइट आपका तलछटी चट्टान नहीं होगा जी। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? बी। नाइस चट्टान कैसी है? रूपांतरित चट्टान है। शिष्ट भी कैसी है? अग्निय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 85 पे आएंगे। 85 क्या आ रहा है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल का विकास दक्षिण अफ्रीका में, आपका अफ्रीका में 3 देशों में पाया जाता। नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया। दूसरा हो जाएगा बोस्तवाना। दूसरा बोस्तवाना। तीसरा कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। तीसरा देश कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। तीसरा देश कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी मरुस्थल का कौन सा महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। वहाँ पे 3 देशों में विस्तृत है, नामीबिया, बोस्तवाना और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 क्या कह रहा है? इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो बम्बई विश्वविद्यालय को। किसको स्थापित किया गया था? बम्बई विश्वविद्यालय। अगर बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें कब हुआ? 1857। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857। बनारस विश्वविद्यालय 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। अलीगढ़ 1875 में। और सागर का हुआ था 1946 में। तो क्या क्या देखे? इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो बम्बई विश्वविद्यालय कब हुआ था? आपका 1857 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875। और सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में। क्वेश्चन नंबर 87 पे आएंगे। आपका 87 क्या कर रहा? योजना किस सूची से वर्णित है? आपका कौन सा सूची में वर्णित है?
यह समावृत्ति सूची में योजना कौन सा विषय में आता है? समावृत्ति में आता है। अगर यहाँ पे संघ सूची की बात किया जाए तो संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 100 विषय। संघ सूची में कितना विषय है? 100 विषय। राष्ट्र सूची में कितना है? 61 है। राष्ट्र सूची में वर्तमान में 61 विषय और समावृत्ति में कितना? 52 विषय। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि 7वीं अनुसूची में कितना सूची है? 3 सूची है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समावृत्ति सूची। संघ सूची में कितना विषय? 100 विषय। राष्ट्र सूची में कितना? 61 विषय। समावृत्ति सूची में कितना है? 52 विषय। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है आपका? गैर संवैधानिक संस्थान। क्या है आपका? गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1952 को। यह कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। तो यह क्वेश्चन था आपका 2018 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन। उसके बाद तो हम लोग जो देखे, यह था आपका 2018 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन था। फर्स्ट पाली का क्वेश्चन करा चुके थे, यह द्वितीय पाली का क्वेश्चन था। अब हम लोग कल से कंटिन्यू रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स तो करना ही साथ साथ, उसके अलावे कल से हम लोग यूनिटेरिया के सेट को लगाएंगे। दो आपका पहला और दूसरा सेट का सॉल्यूशन हो चुका था, कल तीसरा सेट हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस सेट को पूरी तरह से खत्म करेंगे, फिर दूसरी चीज दूसरे बुक पे दूसरे बुक का सॉल्यूशन देखेंगे जो यूनिटेरिया के द्वारा 8500 बुक आने वाला है। 8500 पहले कितना था? 5000 का था। उसके बाद क्या आया आपका? 7500। 7500 के बाद अब 8500 आने वाला है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण डिस्कस उतना नहीं हो पाया, लेकिन अगले वीडियो में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।